मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बीए भाग तृतीय के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में शकराज और कोमा के बीच होने वाले वार्तालाप को पढ़ा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी परिदृश्य में आज हम इस द्वितीय दृश्य के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 25, 26 और 27 से संबंधित जो अंश हैं उनका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। शकराज कोमा से प्रेम करता है, लेकिन शकराज ध्रुव स्वामिनी से भी प्रेम करता है और उसकी जो ये अतृप्त इच्छा है, उस इच्छा को उसने एक संधि प्रस्ताव का रूप दे करके और रामगुप्त के समक्ष भेज दिया कि या तो मुझसे युद्ध करो और या फिर अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक और गर्हित जो मांग है वो उसने की कि अपने सामंतों की जो पत्नियां हैं वो भी हमारे सामंतों के लिए प्रस्तुत की जाएं। शकराज और कोमा के मध्य चलने वाला वार्तालाप जो पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ रहे थे, वह वार्तालाप आगे भी चल रहा है। उसके बारे में हम देखते हैं कि शकराज, यह शिक्षा भी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। पिछले वीडियो में कोमा ने शकराज को कहा कि यदि व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा लघु बना ले तो निश्चय ही संसार की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वह बच सकता है। लेकिन शकराज अपने आप को छोटा नहीं मानते और इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जो मांग है वह मांग पूरी होनी चाहिए। एक तरह का एक जुनून उन पर सवार हो गया है। तो उन्होंने कोमा से कहा कि मुझे तुम शिक्षा मत दो और मैं किसी से छोटा नहीं हूँ, क्योंकि यदि मैं बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं हूँ और तुम पत्थर की मूर्ति की तरह वहाँ मुझसे दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी, हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है जिससे प्यासों की तृप्ति होती है। क्योंकि जो पाषाण हैं, पर्वत हैं, उन पर्वतों से बहुत सुंदर सुंदर झरने निकलते हैं और उनसे निकलने वाला अमृततुल्य जल निश्चय ही लोगों को तृप्ति प्रदान करता है। उनमें मदिरा नहीं बल्कि शीतल जलधारा बहती है। शकराज, मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रखकर चली जाती है। शकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश। शकराज, कहो जी क्या समाचार है। खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक काम करना होगा, या तो अपने प्राण दें अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। शकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए। खिंगल, दूसरा उपाय क्या था। यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हो गया। जो एक दूत खिंगल वहाँ भेजा गया था, उसने आकर वहाँ के समाचार सुना दिए हैं और ये बता दिया है कि वहाँ हमें सफलता प्राप्त हुई है। शकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो, मुझे आशा नहीं थी। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया। स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुवस्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। शकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। एक ऐसी अतृप्त इच्छा जो अब तक शायद पूर्ण नहीं हो पाई थी, लेकिन इतनी सामान्य तरीके से पूर्ण हो जाएगी इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। वो ये खुश हो जाता है। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है कि हम
ने उन लोगों से उनकी कन्या को प्राप्त करके, उनकी स्त्री को प्राप्त करके प्रतिशोध ले लिया है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, क्योंकि ये जिस वंश से आते हैं उस वंश को, उस जाति को बर्बर माना जाता है, जंगली और असभ्य माना जाता है। और गुप्त अपने आप को बेहद शालीन और सौम्य मानते हैं, सुसंस्कृत मानते हैं। और वैसे लोगों से हमने अपना बदला ले लिया तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियाँ मांगी थीं खिंगल, वो भी साथ ही आएंगी। तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। खिंगल का प्रस्थान। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा, बेचैन सा इधर उधर टहलने लगता है। कोमा अपना कलश लिए धीरे धीरे सिंहासन के पास आकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। शकराज उनकी ओर देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। नर्तकियाँ नाचती हुई गाती हैं। प्रसाद जी के नाटकों में ये एक विशेषता कहें कि उन्होंने जहाँ उनको अवकाश मिलता है, स्थान मिलता है, वहाँ निश्चय ही वो एक गीत उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ भी उसी का परंपरा का वो पालन कर रहे हैं। इस नाटका में भी कई जगह पर गीत योजना की गई है। अस्तांचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरकी डाली है। ये लगा पिघलने माननियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार बही मधु लहर उठाने वाली हैं। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भरी उठी प्यालियाँ सुमनों ने सौरभ मकरंद पिलाया है, कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम उठे अपने सुख में तू को बाधा डाली है। नृत्याँ नाचने लगती है। एक सामंत। श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। अर्थात वे भी मद्यपान करना चाहते हैं। शकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियाँ भरकर देनी भी चाहिए। नर्तकियाँ एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत। श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को भी इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। एक जो सामंत हैं वो कहते हैं कि ये ठीक रहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को मान लिया, अन्यथा युद्ध में निश्चय ही हमें भी अपने रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो, लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ, हमसे? हाँ जी, तुमसे। तो दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम ही से निपट लें। वो आपस में ही लड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा करते हैं। शकराज खिंगल को संकेत करता है, वह इन लोगों को बाहर ले जाया जाता है। तूर्यनाद। शकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई है, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र बंद होगा, अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल, दुर्ग तोरण में शिविकाएँ आ गई हैं। इस दुर्ग में द्वार पर शिविकाएँ आ गई हैं। शकराज गर्व से, तब विलम्ब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल, सविनय, केंतुरानी की एक प्रार्थना है। शकराज, क्या? वह केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उनकी मर्यादा। शकराज छटाकर हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। देखिए ये कितनी बड़ी दयनीय दशा है कि जिनको भाग्य ने झुकने के लिए विवश कर दिया है, वो लोग भी अपनी मर्यादाओं को निभाने की बात कर रहे हैं। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। शकराज, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात कर मैं उससे एकांत में भेंट करूँगा, जाओ। खिंगल का प्रवेश। महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? चौंका, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। शकराज समरकर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं।
शकराज, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो, कोमा वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगें वे ही मुझे भी रुचनी चाहिए, क्योंकि मेरा संबंध राजा से है। यहाँ 2-3 प्रमुख घटनाओं की ओर प्रसाद जी ने संकेत किया। पहला कि शकराज और खिंगल के जो प्रारंभिक वार्तालाप है उससे यह स्पष्ट हुआ कि जिस कार्य के लिए खिंगल को रामगुप्त के यहाँ भेजा गया था वह कार्य बड़ी सुगमतापूर्वक संपन्न हो गया। दूसरा, शकराज और जो सामंत हैं उनकी वार्तालाप से ये पता लगा कि सामंत जो हैं वो बेहद ही मध्यम और कामचोर हैं और साथ ही बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं, जो एक दूसरे के उत्कर्ष को देखकर भी उनके अंदर किसी प्रकार का भाव नहीं है, वह परस्पर लड़ने के लिए अनायास ही तैयार हो जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें विचार या भाग है वो ये है कि शकराज और जो कोमा के मध्य जो रिश्ता है वह रिश्ता उतना दृढ़ नहीं है जितना दृढ़ होना चाहिए। बेशक कोमा शकराज को प्रेम करती है, लेकिन उसकी हर बात को केवल प्रेमी से प्रेम करने के कारण उसकी सारी बातों को जायज़ मान लिया जाए ये उसे स्वीकार नहीं है। वह जहाँ जहाँ उसे लगता है कि कहीं कुछ अनुचित हो रहा है वह उन अनुचित जो बातें हैं उनका विरोध करती हुई दिखाई देती है और वह राजा को निश्चय ही एक मंत्री के समान सही सलाह देने का प्रयत्न करती है। शकराज और कोमा के मध्य जो प्रेम है वह आत्मीय ना होकर केवल दैहिक मात्र है। शकराज ने कोमा के केवल रूप और उसके जो यौवन है उससे ही प्रेम किया है, क्योंकि वास्तव में वह प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है वो उसको नहीं समझता और उसकी दृष्टि केवल और केवल उसके जो बाहरी अंश है वहाँ तक ही जाती है, आत्मिक अंश तक वह नहीं पहुँचती। इसीलिए जब उसे ये पता लगता है कि ध्रुव स्वामी उसके दुर्ग में प्रविष्ट हो चुकी है तो वह उससे मिलने के लिए बड़ा ही बेचैन और आतुर हो जाता है और वह चाहता है कि किसी भी तरीके से फटाफट वह उससे मिले और अपने हृदय को की जो अधीरता है उसको समाप्त करे। यहाँ तक कि कोमा का वहाँ खड़ा रहना भी उसको याद नहीं रहता कि वह उसकी प्रेमिका रही हैं और प्रेमिका हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि किस प्रकार से एक शासक की जो बुद्धि है वह समय के साथ परिवर्तित हो सकती है और वह परिवेश के प्रति किस तरह से विचार रख सकता है, ये यहाँ प्रसाद जी ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी को वातावरण के या समसामयिक जो समस्याएं हैं उन समसामयिक समस्याओं का बेहद ही गूढ़ ज्ञान था और यही कारण है कि उनके जो नाटक हैं उन नाटकों में जहाँ जहाँ उन्हें स्थान मिला उन्होंने उन विकट समस्याओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो स्त्री की जो दशा उस काल विशेष के अंतर्गत थी कि स्त्री किसी भी दर्जे पर पुरुष की अनुगामिनी ही मानी गई, उससे श्रेष्ठ नहीं मानी गई, तो स्त्री की जो दशा तत्कालीन सामाजिक परिवेश में थी उस स्थिति को स्पष्ट करना भी उन्होंने यहाँ अपना लक्ष्य बनाया। अपने इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे की चर्चा हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।